हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा था यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 वैकेंसी लास्ट 10 ईयर, ध्यान देना है, पिछले 10 साल का पेपर सभी राज्य में, चाहे जो भी राज्य में आप भारत के चाहे जो भी राज्य में एनएम का पेपर आया है, उन सभी पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। ऑलरेडी हमने इसका 17 वीडियो अपलोड कर दिया। 17 टॉपिक का वीडियो तो कम ही होगा, लेकिन पीडीएफ फुल पीडीएफ हम आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हेल्थ प्रमोशन विषय का। इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ है मिडवाइफरी के लगभग 14 से 15 वीडियो में हमने पूरा प्रश्न करवा दिया है। ठीक है, मिडवाइफरी का कुछ बचे हैं, एक दो टॉपिक के प्रश्न बचे हैं, वो भी हम करवा देंगे मिडवाइफरी विषय का। तो सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ प्लेलिस्ट कैसे चेक करना है। हमारे चैनल को ओपन आप कर लेंगे। ठीक है, चैनल को ओपन करने के बाद आपको यहीं पे देखिए होम पे आना है। तो ये होम दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये होम है, ठीक है, वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स हैं, लाइव क्लासें जो होती हैं उसका, ये और ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है। तो हमको प्लेलिस्ट चेक करना है। ठीक है, तो इसी प्लेलिस्ट पे हम जाएंगे। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जितने भी क्लासें हुई हैं, ठीक है, जितने भी क्लासें हुई हैं। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भैया तुम पढ़ाते ही नहीं, जिस दिन पढ़ा देंगे, पढ़ाना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुमको फॉलो करना शुरू कर देंगे। पहले बताओ, तमीज़ है नहीं बोलने का कि आपसे सीनियर है, कि आपसे जूनियर है, कि आपका गुरु है, कि क्या है, किस तरीके से बात करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो रिवीजन वाली क्लास हो रही थी उसका 5 वीडियो पड़ा हुआ है। लेटेस्ट थियरी रिवीजन क्लास हो रही। ठीक है, बीच में छोड़ दिया था हमने, दिल ही नहीं करता यार, एग्ज़ाम डेट का आता पता नहीं है तो पढ़ाए फिर क्या पढ़ाएं। ठीक है, इसीलिए छोड़ दिया था, लेकिन अब कंटिन्यू होगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हाथ लगा दिया हूँ तो भैया एग्ज़ाम डेट लेकर ही रहूँगा। एग्ज़ाम डेट लेने के बाद ही दम लूँगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, हर हाल में हमको पेपर करवाना है। ठीक है, बाकी ये ड्रेसर का है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ देना है, ड्रेसर का नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यही वाला लिस्ट में आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, लिखा है ना, सभी राज्यों में आए लास्ट 10 साल का एनएम पेपर सॉल्यूशन। 14 वीडियो यहाँ पे है। ठीक है, 14 वीडियो यहाँ पे आप इसको ओपन करके हर एक वीडियो को देख लेना। और 2-2 10-10 मिनट का वीडियो नहीं है, 1-1 घंटे का वीडियो हो, कोई तो 1.5 घंटे का वीडियो है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 एनएम एमसीक्यू क्लास है। टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यू, केवल एमसीक्यू क्लास करवाया है, और भी अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न करवाया है जो आज तक किसी को पता नहीं होगा कि भैया कैसे पेपर बनते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना अगर आपको दिखना होगा। उसके बाद 32 वीडियो 38 टॉपिक का थियरी पूरा मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी एनएम क्लास, ये थियरी वाली पूरी क्लास है। ठीक है, थियरी वाली पूरी क्लास है ये यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 क्लास थियरी, 32 वीडियो में 38 टॉपिक का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। का जो ये टॉपिक है अपना पोषण विषय का, ठीक है, ये हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, पोषण वैसे भी आप कर लेते हैं, आसान है। ठीक है, आसान विषय पोषण का ही है, और ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न इसमें बनता नहीं है। ठीक है, विटामिन आपने पढ़ लिया तो पोषण आपने पढ़ लिया। बाकी जो विटामिन हैं ये हम आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में भी आपको मिलेगा। विटामिन से संबंधित जो डिजीज़ेज़ हैं वो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर, अब इसके बाद जो आपका विषय चालू होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का ही चालू होने वाला है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ का ही चालू होने वाला है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का ही चालू होने वाला है। तो वहाँ पे डिजीज़, विटामिन से जो भी डिजीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, कौन सी विटामिन से डिफिशियंसी, पूरा विटामिन डिफिशियंसी हम पढ़ लेंगे। तो आज का जो टॉपिक आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, पोषण का पहला प्रश्न का उत्तर तो आपको दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षा में पूछा है, तो इसलिए ये इतना आसान प्रश्न आता है। इसी को हाउआ लोग बना के रखे हैं। 2000 का कोर्स ले लो, 3000 का कोर्स ले लो, 4000 कोर्स का देख लीजिए, वो भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में, जो आज तक पता ही नहीं होगा आपको कि किस भर्ती कि इसमें भी एनएम की भर्ती आती है, ये भी नहीं पता होगा। तो बॉडी बिल्डिंग के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो आपको बताना है शरीर निर्माण। हमने थियरी जब पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे तरीके से, प्रोटीन के बारे में बताया था
तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, प्रोटीन ही है जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, बाकी व्याख्या में और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। व्याख्या हमको पढ़ना है, व्याख्या से हमारी थियरी पे कमांड होती है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व है, या मांसपेशियों की वृद्धि और जो भी टिश्यूज रहते हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। साथ ही साथ में एंजाइम व हार्मोन का भी निर्माण करने में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है अंडा, दूध, दही, पनीर, दाल, सोयाबीन, चिकन, मछली, ये सभी प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, और ये किस भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न सर? केरला पीएससी में, केरला पीएससी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 2016 का ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर। कितना आसान, जब केरला पीएससी में इतना, अरे यार दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका 92-12 का पेपर हुआ है, कितना आसान प्रश्न बना हुआ है, इसी को हुआ बना के रखे हैं। ठीक है, हाँ, एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मतलब एक नीट का पेपर हो बना दिए हैं। ठीक है, नीट इतना फीस ले रहे हो, 3000, 2000, 1500, बताइए भैया, भैया आप में क्या क्वालिटी है यार, इतना ज़्यादा महंगा फीस, वो भी 38 टॉपिक के लिए, तो मेरे तो समझ से परे है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता के रखा है, आपको याद करके रखना है। क्या? वसा में कीड़ा, क्या याद करके रखना है? वसा में क्या पड़ गया? कीड़ा पड़ गया। ठीक है, क्या पड़ गया? कीड़ा, वसा में कीड़ा। ठीक है, वसा में कीड़ा पड़ गया है। ठीक है, वसा में कीड़ा, बस खत्म, इतना ही याद करके रखना है। वसा में कीड़ा मतलब वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी 2 विटामिन बच रहे हैं, विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी सी जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? ठीक है, 2 ही विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन सी कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बी दिखाई दे रहा है, बी तो होता है, ये तो सही हो गया, ए नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्याख्या हमको पढ़ना है, व्याख्या स्किप हम नहीं कर सकते हैं, इससे हमारी थियरी कमांड होती है, थियरी पे कमांड होती है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, ठीक है, और वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए और डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, ध्यान देना, स्टोर नहीं होते, इसलिए इनकी मात्रा ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, ये मूत्र के साथ, मल के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, ये शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान देना है, बी और सी की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, शरीर ज़्यादा मांगता है कि भैया इनको हमको ज़्यादा दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। ठीक है, हम निकल जाते हैं। बाकी और वसा में जो होते हैं, ये तो वसा में जाके स्टोर हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आया कहाँ पे है? केरला पीएससी एनम पब्लिक नर्सिंग ग्रेड 2 में 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विटामिन ए का सबसे सस्ता स्रोत। अब देखिए, इतना आसान प्रश्न केरला पीएससी एनम में आ सकता है, तो आपके 92-12 में इतना सस्ता सरल प्रश्न क्यों नहीं आएगा? विटामिन ए का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? मछली के जिगर का तेल। ठीक है, मछली के जिगर का तेल, मक्खन, जिगर, या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 2 जगह पे आपको लीवर दिखाई दे रहा है, लीवर में यहाँ पे भी विटामिन ए रहता है। ठीक है, और यहाँ पे भी रहता है, तो किस में ज़्यादा रहता है? ठीक है, विटामिन ए का सबसे सस्ता स्रोत ऑप्शन नंबर डी, हरे पत्तीदार सब्जियां हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान देना है, विटामिन ए का सबसे सस्ता स्रोत पूछा गया है, विटामिन ए का सबसे सस्ता स्रोत विटामिन ए का। बाकी विटामिन ए इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, लेकिन यहाँ पे सस्ता स्रोत, अच्छा स्रोत पूछा है। सस्ता स्रोत अवश्य तो अच्छा स्रोत भैया यही माना जाएगा, लेकिन सस्ता, ये मछली आप खरीदने जाते हैं तो, या फिर आपको पकड़ने में, या फिर इसका प्रोसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां का प्रोसेस मतलब बहुत आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अपने कहीं भी मार्केटिंग में चले जाएंगे, नज़दीकी मार्केट में तुरंत आपको मिल जाएगा, या फिर खेत में चले जाएंगे तुरंत आपको हरी पत्तेदार सब्जियां मिल जाएंगी। और फिर विटामिन ए के लिए आपको
जैसे मछली पकड़ना होगा पहले, ठीक है, तालाब में देखना होगा कहाँ पे मछली है, ठीक है, सस्ता तो हुआ नहीं भैया, ढूंढेंगे उसमें भी समय बर्बाद करेंगे, पकड़ने के लिए मजदूर वजदूर लगाएंगे, आपको पकड़ना आता नहीं है तो ये महंगा पड़ जाता है। तो सस्ता स्रोत ध्यान में रखना है, प्रश्न घुमा के पूछ लेगा सस्ता स्रोत और अच्छा स्रोत, तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों पे जाना है, ठीक है, जैसे गाजर हुआ, पालक हुआ, ये सभी सस्ता और अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ए का, ध्यान देना है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, बथुआ आप जानते ही हैं, ठीक है, ठंड का महीना जब आलू, ठीक है, आलू की बुआई हो जाती है, गेहूं की बुआई हो जाती है, तो बथुआ वही लास्ट दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक तक ज़्यादा दिखाई देता है बथुआ। तो ये सभी क्या हैं, विटामिन ए के सस्ता सुलभ स्रोत हैं जो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। विटामिन ए आवश्यक होता है किसके लिए, आँखों की रोशनी के लिए, त्वचा के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीऑक्सीडेंट भी विटामिन ए को माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो विटामिन ई सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, ये भी भर्ती परीक्षा में बनता है। विटामिन ए भी है एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन उससे अच्छा विटामिन ई है, ठीक है, ए से अच्छा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यह प्रश्न आया है केला पीएससी एनएम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पोषण संबंधी अंधापन किसकी कमी से होता है। जब बात आँखों की आ जाए, आँखों में किसी भी प्रकार की बीमारी पूछे, सीधा आप जाना विटामिन ए पे। आँख से संबंधित कोई भी चीज़ पूछ ले, आपको सीधा जाना है विटामिन ए पे, आँख बंद करके विटामिन ए पे आंसर कर देना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है सर, रतौंधी या फिर पोषण संबंधी अंधापन होता है। ये आँखों की रोशनी कम कर देता है, विशेषकर रात में इसकी कमी से कॉर्निया सूज जाता है, जिससे स्थायी अंधापन हो सकता है। और ये किस भर्ती परीक्षा में पूछा है सर, केला पीएससी एनएम 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या है। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। इनका कहने का मतलब है कि विटामिन डी किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मछली में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियां में या फिर घी में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, फिश में, मछली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विटामिन डी मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, परंतु यह कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि मछली हुआ, विशेषकर सैल्मन, ट्यूना और फिश लीवर ऑयल। ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। ये भी प्रश्न केला पीएससी एनएम 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि भैया जो केराटोमलेशिया है यह किस विटामिन की कमी से होता है। केराटोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, अच्छा प्रश्न है। हमने आपको बताया आँख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर पूछा है, केराटोमलेशिया क्या होता है, आँख की ही बीमारी होती है, ठीक है, तो सीधा विटामिन ए पे आपको जाना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केराटोमलेशिया विटामिन ए की देखिए केराटोमलेशिया गंभीर क्या है, नेत्र रोग है जो विटामिन ए की अत्यधिक कमी से होता है। इससे क्या होता है, कॉर्निया सूख जाता है। क्या हो जाता है सर, अगर पूछ लेगा कि कॉर्निया से आँख में क्या समस्या होता है, नहीं ऐसे पूछेगा, विटामिन ए की कमी से जो केराटोमलेशिया रोग हो रहा है, इसमें आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, या फिर आँख में कौन से भाग में दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप बोलोगे कि सर कॉर्निया क्या होता है, सूख जाता है, मुलायम होकर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे अंधापन हो सकता है। यह मुख्यतः बच्चों और कुपोषित लोगों में होता है। ये भी प्रश्न केला पीएससी एनएम 2023 में, ध्यान देना है 2023 में, ज़्यादा दूर नहीं हो आप, ठीक है, पास में ही हो। 2023 और 2025, 2024 में वैकेंसी निकल के आई है, तो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, मैंने आपको बोला है ना, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 10 सालों का पेपर सॉल्यूशन, तो ये 10 साल का ही है, 2016 से शुरू किया हूँ और ये 2025 चल रहा है, ठीक है, 10 साल का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा वो काम नहीं है कि भैया थंबनेल में कुछ और लगाएं और अंदर कुछ बातें और हो, नहीं, जो थंबनेल में रहता है जेन्युइन चीज़ें वही वीडियो के अंदर भी रहता है। अगर आप थंबनेल देख लेते हैं कि हाँ थंबनेल में ये लिखा है, तो अंदर भी आपको वही चीज़ मिलने वाला है, और लोगों की तरह नहीं गुमराह करते हैं कि थंबनेल कुछ और वीडियो के अंदर कुछ और, व्यूज़ के लिए कभी नहीं भागे हैं हम व्यूज़ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि शिशु पोषण का सबसे अच्छा संकेत है, शिशु पोषण का सबसे अच्छा संकेत है हाइट, वेट या फिर सिर की परिधि या फिर छाती की परिधि। अच्छा प्रश्न है, करके दिखाइए। आपने पढ़ा है ना, आपने एमसीक्यू तो रटा है, किताब तो पढ़ा नहीं है। आप
अगर किताबें पढ़े होते हैं आपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी प्रश्न कहीं से भी घुमा के पूछ ले बना के आएंगे, क्योंकि आपने किताब ही पढ़ लिया है पूरा। ये प्रश्न बताइए शिशु पोषण का सबसे अच्छा संकेत है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर वेट। वेट में अगर हाँ वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये सबसे अच्छा संकेत माना जाता है, ठीक है। वजन, शिशु के पोषण की स्थिति का सबसे अच्छा संकेत उसका वजन होता है। यह सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि शिशु को पर्याप्त पोषण मिल रहा है या नहीं। यदि शिशु का ठीक है वजन उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रहा है तो यह कुपोषण का संकेत हो सकता है, ठीक है। ये भी केरला PSC का ही प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां हृदय से संबंधित है। अच्छा, कौन सी मांसपेशियां हैं जो हृदय से संबंधित है, बताइए। इसका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा, कार्डियक, ठीक है। हृदय नाम ही है तो हृदय। अब व्याख्या हम पढ़ लेंगे। ये देखिए, ये प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। BTSC ड्रेसर का पेपर हुआ था अभी 8 तारीख को, 9 तारीख को, ठीक है। हाल ही में 8-9 जुलाई को पेपर हुआ था BTSC ड्रेसर में, तो वहाँ ये प्रश्न बना था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, हृदय मांसपेशियां कार्डियक मसल कहलाती हैं, जो केवल हृदय में पाई जाती हैं। ये मांसपेशियां रेखीय होती हैं, ध्यान देना है। जनरली जो हम बोलते हैं कि अंदर की पेशियां होती हैं वो स्मूथ होती हैं, मुलायम होती हैं, उसकी किसी भी प्रकार की धारियां नहीं रहती हैं। लेकिन हृदय एकमात्र ऐसी पेशी है जो क्या रहती है सर, रेखित होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, रेखित, लाइनिंग बनी रहती है, ठीक है। और इनका काम क्या है, ये चिकनी मांसपेशियां में आती हैं, लेकिन ये रेखी स्मूथ अंदर की, हम लोग जानते हैं कि अंदर की जो पेशियां रहती हैं, जैसे कि पेट में पाए जाने वाली, ये सभी क्या स्मूथ होती हैं। और हृदय कभी तो अंदर की ही बात है, लेकिन यहाँ पे यही एकमात्र है कि जो रेखित रहती है। बाकी सारी पेशियां अरेखित होती हैं अंदर की, ठीक है। आंतरिक पेशियां अरेखित होती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इनका काम क्या है, अब हम जनरली क्या जानते हैं कि भैया जो रेखित पेशियां होती हैं, हमको ये पता है कि जो रेखीय पेशियां होती हैं जिनमें धारी, रेखी का मतलब लाइन, यार सीधा सीधा आप ये समझो कि रेखीय पेशियां का मतलब लाइनिंग, जिन भी पेशियों में लाइनिंग बनी रहती है वो रेखीय पेशियां हो जाती है। और ठीक है, हम जनरली हमको ये पता है कि भैया रेखीय पेशियां जो होती हैं वो इच्छा अनुसार, ठीक है, इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है, इच्छा अनुसार काम करती है। लेकिन हृदय एकमात्र ऐसी पेशी है जो रेखित होती है, रेखित होती है। ध्यान दीजिए, मेरे बातों को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जनरली हमको क्या पता है, या फिर भर्ती परीक्षा में आपके ऐसे भी प्रश्न बनता है, कौन सी निम्नलिखित में से बताइए कौन सी पेशियां हैं जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। ऐसे आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। ऑप्शन ए रेखित पेशियां, ऑप्शन बी अरेखित पेशियां, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके पूछता है। तो हमको ये पता है कि भैया रेखीय पेशियां अपने स्वेच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्वेच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, हमारे बस में रहती हैं, हम चाहेंगे जो वही करवा सकते हैं। रेखीय पेशियां का ये काम है। जैसे स्केलेटल सिस्टम हुआ, स्केलेटल में जो आपका कंकाल प्रणाली है, पूरा कंकाल, हाथ पैर को जहाँ चाहिए उधर ले जा सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। लेकिन हृदय पेशियां जो रहती हैं ये रेखीय तो होती हैं, लेकिन इच्छा अनुसार नहीं कार्य करती हैं, आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलती हैं, ये अनैच्छिक होती हैं, स्वैच्छिक नहीं होती हैं। वही चीज़ यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको कि ध्यान देना है। हृदय की पेशियां रेखीय तो होती हैं परंतु स्वैच्छिक नहीं होती हैं, अर्थात इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता है। आप नहीं चाह सकते हो कि हम 1 घंटे के लिए अपने हृदय को रोक के रख लें, अपने हृदय को काम करने के लिए 1 घंटे को रोक देते हैं, ये आराम कर लेगा, उसके बाद जब मर्जी करेगा फिर बोल देंगे ऐ हृदय उठो और अब तुम अपना काम शुरू करो। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये स्वैच्छिक नहीं होती हैं, जबकि ये रेखीय होती हैं। हमको ये पता, अगर भर्ती परीक्षा में पूछेगा कि रेखीय पेशियां जो होती हैं कैसे काम करती हैं, उस पर आपका नियंत्रण रहता है कि नहीं रहता, आप बोलोगे कि सर हाँ नियंत्रण रहता है। लेकिन हृदय एकमात्र ऐसी रेखीय पेशी है जो स्वैच्छिक नहीं होती है, अर्थात इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, जिसे हृदय की प्राकृतिक पेस मेकर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, जब लंबाई आयु के लिए उपयुक्त से कम हो तो इसे कहते हैं, जब लंबाई आयु के अनुसार कम हो तो इसे क्या कहते हैं सर, इसको क्या बोलेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूछा है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश के MPHW में पूछा है, ठीक है, मतलब एनम में ही पूछा है।
पब्लिक हेल्थ वोमेन करके रहता है, आता है, वहाँ पे नाम लिख के नहीं आता। ये सारी वैकेंसी आपको पता ही नहीं होगा, आज तक कोई बताया ही नहीं होगा, क्योंकि जेन्युइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ेंगे तभी तो आपको चीज़ें पता आती हैं। वैकेंसी हर साल आती हैं। देखिए 2021 में वैकेंसी आई थी, लेकिन चीज़ें क्या है कि एएनएम की वैकेंसी आती है तो पर्टिकुलर उसी राज्य का रजिस्ट्रेशन मांग लेता है, तो दिक्कत हो जाता है। हमको पता रहता है कि भैया वैकेंसी आती है, ठीक है, आईएनसी नहीं मानता है। जो लोग आईएनसी करा लेते हैं सोचते हैं कि हम सभी स्टेट में भर लेंगे फॉर्म। नहीं भैया, ऐसा सिस्टम पहले था, अब नहीं है। अब आईएनसी की कोई वैल्यू नहीं है। खाली DSSB एएनएम की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे आईएनसी मांग लेता है। अब तो लिख देता है नोटिफिकेशन में कि भैया आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है इसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य की वैकेंसी आ रही है। ये 2021 में आया है। अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बौनापन। जब बच्चे की लंबाई उसकी आयु के अनुसार कम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? बौनापन कहा जाता है। यह दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत है। ध्यान देना है, दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत होता है। दीर्घकालिक पोषण का संकेत होता है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। 1 वर्ष से कम आयु के नवजात में प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी होना क्या कहलाता है? ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी होना क्या कहलाता है? हमको पता है प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है, 2 प्रकार की बीमारी होती है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ अगर कैलोरी की भी कमी हो जाए तो फिर वो उसका उत्तर अलग हो जाता है। जनरली खाली प्रोटीन पूछ लेगा तो उसका उत्तर अलग होता है, और प्रोटीन और कैलोरी दोनों साथ में पूछ लिया कि भाई बताइए प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है, तब उसका उत्तर गलत हो जाएगा। खाली प्रोटीन पूछ लेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसका उत्तर तब अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी हिमाचल प्रदेश में 2021 में पूछा है। इसका करेक्ट उत्तर आपको देखिए ऑप्शन आपके पास मरस्मस है, ठीक है, और क्वाशिओर्कर है। दोनों हमको पता है प्रोटीन की कमी से ये बीमारियां होती हैं, ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन प्रश्न पूछा क्या है? प्रश्न पूछा है प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, तब उसका उत्तर आप सीधा मरस्मस में जाना, ठीक है। क्वाशिओर्कर खाली ये क्वाशिओर्कर जो है खाली प्रोटीन की कमी के कारण होता है, लेकिन मरस्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है, ठीक है। मरस्मस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मरस्मस एक प्रकार का गंभीर कुपोषण है जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इसमें बच्चा अत्यधिक कमज़ोर भूखा। अब देखिए ये प्रश्न आया था DSSB एएनएम अभी जो आपने पेपर दिया है 2024 में, ठीक है, 2024 वाली वैकेंसी में जो निकल के आई थी उसका पेपर आपने दिया है ना, उसमें ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो सारे के सारे भर्ती परीक्षा में प्रीवियस ईयर प्रश्न ही पूछे जाते हैं। समझाने का मतलब हमारा ये है, ठीक है। आप फालतू समय बर्बाद करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ किताबें पढ़ें। किताब पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखें, किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं आपके भर्ती परीक्षा में। फिर उसी के आधार पे आप थियरी की किताब जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न आया हुआ था उस भर्ती परीक्षा में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसको आप बिल्कुल हाईलाइट कर देंगे कि हाँ ये सिर्फ यहाँ से ये प्रश्न बनता है, बनता था, बनता रहेगा। जब भी रिवाइज करेंगे सीधा आपका फोकस उसी जगह पे जाएगा। मरस्मस एक प्रकार का गंभीर कुपोषण है जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इसमें बच्चा अत्यधिक कमज़ोर, सूखा और थका हुआ दिखाई देता है। यह स्थिति 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विशेष रूप से देखी जाती है। मरस्मस ध्यान में रखना है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विशेष रूप से देखी जाती है। कौन सी बीमारी? मरस्मस, ठीक है। और ये कहाँ पूछा है, किस भर्ती परीक्षा में पूछा है सर? हिमाचल प्रदेश में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सत्य कथन कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ये भी हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। इनमें से सत्य कथन बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि भारत अति पोषण और अल्प पोषण के दोहरे भार का सामना करता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि भारत केवल अल्प पोषण एकल भार का सामना करता है। अब बताओ ये प्रश्न आप किताब जब पढ़ेंगे तभी तो क्लियर कर पाएंगे यार, ठीक है, रटेंगे, ठीक है। प्रश्न उत्तर किसी भी जगह पे आप पढ़ रहे हैं, MCQ रट रहे हैं, तो ये रटने वाली चीज़ है कि किताब से पढ़कर ही ज्ञान अर्जित करने वाली चीज़ है। भारत केवल अति पोषण के एकल भार का सामना करता है। भारत ना अति पोषण ना ही अल्प पोषण का भार है। बताइए। तो
शुरू से हमारा क्लास देख रहा है उसके लिए मैंने एक बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रिक भी बता के रखा है कि भैया जिन भी ऑप्शंस में केवल वर्ड दिख जाए मैक्सिमम 99, अगर तुक्का भी आप मार रहे हो, आपको नहीं पता है कि हमको तुक्का मारना है, तो केवल वर्ड दिख जाता है तो सीधा वो प्रश्न गलत कर देना है। वो उस प्रश्न का ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, उत्तर सही उत्तर नहीं हो सकता है, केवल वर्ड गलत की ओर ही जाता है, तो ये ऑप्शन गलत ही है, ठीक है, केवल लगा है। अब उसके बाद केवल अतिपोषण, आपने इतना ये तो गलत कर दिया। अब यहाँ पे डी वाला भी आप गलत कर देंगे, क्यों? क्योंकि भारत पर ना अतिपोषण ना ही अल्प पोषण का भार है, ठीक है। अतिपोषण की बात हमने यहाँ पे केवल से काटा तो उसको भी हम काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे अतिपोषण है तो यहाँ पे भी अतिपोषण की बात कही गई है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भारत केवल, यहाँ पे भी केवल है तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। कितने, देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता था, हमने तुक्का मारने की कोशिश किया, किस तरीके से हमारा सटीक उत्तर पे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। जबकि याद नहीं है, पता नहीं है, फिर भी हम सही उत्तर की ओर पहुंच गए। हमने 3 ऑप्शंस काट दिया, बचा एक ही ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी तैयारी सही ढंग से नहीं है तब भी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। बस सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सही टीचर का सिलेक्शन ज़रूरी होता है। भारत अतिपोषण और अल्पपोषण के दोहरे भार का सामना करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुझे पता ही नहीं था ये उत्तर, हमने तो ऑप्शन से ही कर दिया इसका करेक्ट उत्तर। चलिए व्याख्या देखेंगे। भारत में डुअल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ग्रामीण व गरीब वर्ग में जो है अल्पपोषण, शहरी व उच्च वर्ग में अतिपोषण जैसे मोटापा, मधुमेह। भैया ग्रामीण लोगों में क्यों अल्पपोषण रहता है? क्योंकि भैया धन की कमी रहती है, उनके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं रहता है जिससे वो अच्छा भोजन कर सके, भरपूर मात्रा में विटामिन ले सके, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले सके, या फिर भरपूर मात्रा में उनको जो स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जागरूक नहीं होते हैं, उतना शिक्षित नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको अल्पपोषण का शिकार करना पड़ता है। वहीं पे जो शहर के लोग हैं भैया पढ़े लिखे जागरूक और उनके पास पैसे की दिक्कतें नहीं रहती है, तो वो क्या करते हैं, जो मन में आता है वही खाते पीते चले जाते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी में काम करना नहीं रहता है, घर बैठे रूम पे आराम से जो इच्छा करे वो खाते पीते रहें, तो उनको क्या होता है, अतिपोषण, ज़्यादा मोटापा हो जाता है। जैसे कि मोटापा हो गया, मधुमेह हो गया, ठीक है, चाउमीन बर्गर ये सब चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा। ये दोहरी चुनौती स्वास्थ्य नीति के लिए अत्यंत गंभीर विषय है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध को दही में परिवर्तित करता है? अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आया है हिमाचल प्रदेश में ही पूछा है 2021 में, 25/7/2021 का ये प्रश्न है। पूछा है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध को दही में परिवर्तित करता है। अच्छा प्रश्न है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं विज्ञान में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए एक इसका नाम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक लैक्टिन एसिड बैक्टीरिया रहता है, जो दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ध्यान देना है, किसको बदलता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। यह प्रक्रिया दूध को दही में परिवर्तित कर देती है। लैक्टिक एसिड केसिन को जमाता है, किसको जमाता है, केसिन को जमाता है, जिससे दही तैयार हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये केसिन वर्ड, आप ध्यान में रखना, केसिन को जमाता है जिससे दही तैयार होता है, यह पाचन के लिए भी उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश 2021 में ही आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। अच्छा प्रश्न है, थियरी हम पढ़ा रहे तो वहाँ पे अच्छे से हमने समझाया था कि भैया दो प्रकार की, अपने शरीर को 2 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया निम्नलिखित में कौन सा हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। विटामिन्स, ठीक है, विटामिन ही थोड़ी मात्रा में, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, और माइक्रो जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, आपका प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये सभी ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कम पूछा है तो विटामिन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, वसा ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, विटामिन्स जो होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में
आवश्यकता होती है, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये शरीर में एंजाइम प्रक्रिया इम्यूनिटी वृद्धि में सहायक करते हैं। भले ही कम मात्रा की ज़रूरत हो, लेकिन भैया बहुत ही ज़रूरी होता है। अन्य पोषक तत्व जैसे कि भैया प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये माइक्रो और मैक्रो में केवल एक ही वर्ड का अंतर है। यहाँ पे ए है, वहाँ पे आई है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विटामिन मजबूत दांत और हड्डियां बनाने में योगदान देते हैं। ठीक है, 2021 में आया हुआ है प्रश्न। देखिए, आप सभी को पता है विटामिन डी का काम, ठीक है, तो हड्डियां ये मजबूत करता है, दांत भी मजबूत करता है, तो यहाँ पे विटामिन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तो एग्जामिनर खुश होने के लिए प्रश्न दे देता है। ऐसे प्रश्न रहते हैं 10-20 प्रश्न, ठीक है, खुश होने के लिए, कि ताकि स्टूडेंट खुश हो जाए, पेपर दे के निकले कि उसको लगे कि पेपर आसान आया हुआ था। आसान ही आता है, कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है, बस इसको तो लोगों ने हवा बना के रखा है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में, ध्यान देना है, रिकेट्स बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेसिया एडल्ट में। आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से बताइए विटामिन डी की कमी से होने वाले वयस्कों में कौन सी बीमारी है, उसका क्या नाम है। तो आपको बताना है ऑस्टियोमलेसिया, और रिकेट्स बच्चों में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसका नेचुरल, इसका जो सोर्स रहता है, नेचुरल स्रोत की बात करें तो भैया सूर्य का प्रकाश। ये भी पूछता है विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हुआ, रोशनी हुआ, ऐसे पूछेगा, ऑप्शंस बना देगा, थोड़ा जटिल ऑप्शंस बनाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मछली हुआ, ठीक है, अब फोर्टिफाइड दूध हुआ, ठीक है, और अंडा आदि, ये सभी हो गए इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए, बिहार एनम में वैकेंसी आई थी 10,000 के आसपास, तो वहाँ पे पेपर हुआ था 2024 में। तो वहाँ पे जो प्रश्न बने थे थोड़ा डिफ़िकल्ट बने थे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है बीटीएससी एनम का, इसलिए पेपर को डिफ़िकल्ट बनाना पड़ता है। और टीसीएस कंपनी ऑनलाइन पेपर करवाती है बिहार में। टीसीएस कंपनी का रिकॉर्ड ही है, पेपर को हलवा नहीं बनाती है, ठीक है। आपकी भर्ती परीक्षा का जो भी पेपर लेने वाली है, जिनसे उसको भी पता है, उसी लेवल के अनुसार ही मैंने आपको थियरी पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि हमने वो कंपनी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमने देख लिया कि भैया किस लेवल का आप प्रश्न सेट करते हो। विभिन्न प्रकार के भर्ती परीक्षा में आपने जो प्रश्न सेट किया है, उसका लेवल देख कर ही थियरी हमने पढ़ा दिया कि भैया ऐसे ही आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनेगा। तो वो थियरी ज़रूरी है, प्लस 20 वीडियो हमने आपको केवल प्रोवाइड किया है एमसीक्यू का चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बीटीएससी एनएम में पूछा हुआ प्रश्न है कि 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन, ध्यान देना है, फाइबर की मात्रा पूछा है, ठीक है, फाइबर कितना चाहिए, 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। क्या करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, ठीक है, 25 ग्राम तक, ठीक है, 25 ग्राम ये ज़रूरत होता है। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए फाइबर का अनुशंसित सेवन 25 ग्राम प्रतिदिन है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त, फाइबर का मतलब ही जान रहे हैं, पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखने और कब्ज से बचाव और आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में हेल्प करता है। 9 से 13 वर्ष के लड़कों को प्रतिदिन लगभग 31 ग्राम 31 ग्राम और लड़कियों को 26 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बीटीएससी एनएम का प्रश्न है, तो अच्छे लेवल का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न देखिए, हाइजीन से प्रश्न आया हुआ है कि कपड़ों की स्वच्छता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब बताइए, बिहार एनएम का प्रश्न है, बीटीएससी एनएम का कथन दिया है, पूछा है कि हाइजीन से संबंधित जो कपड़ों की आप स्वच्छता कर रहे हैं, उनसे संबंधित स्टेटमेंट हम दे रहे हैं 4, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि शरीर की जू और लीक को, मैं थियरी में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, थियरी इसीलिए बोला हूँ, थियरी पे फोकस करो आप लोग। थियरी में अगर आपने पढ़ा है तो सारे प्रश्न आसान ही लगेंगे। शरीर की जू और लीक को नष्ट करने में मदद के लिए धुले हुए कपड़ों को इस्त्री किया जाना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, आंतरिक वस्त्रों को सप्ताह में 3 बार बदलने की सलाह दी जाती है। और तीसरा है कि बाहरी वस्त्रों को सप्ताह में 12 बार बदलने की सलाह दी जाती है। उसके बाद अब देखिए, 3 स्टेटमेंट दिया है, अब देखिए, अब ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस भी इतना जटिल बना दिया है, ठीक है, कथन
1 और 3 सही है कि कथन 2 और 3 सही है कि कथन। तो अब जब मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा था, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मैंने करवाया है, 20 वीडियो दिया है, ठीक है, लेकिन आपके सपोर्ट ही नहीं मिलते थे, इसी की वजह से मैंने बंद कर दिया। एमसीक्यू सेशन में ऐसे प्रश्न मैंने करवा के रखा है, एक नहीं, हर एक टॉपिक के 20-20 प्रश्न, 10-10 प्रश्न हमने करवाया है। ऐसे ऐसे बीटीएससी का पेपर देख के ही मैंने वो एमसीक्यू करवाया है, ठीक है। तो उस चीज़ को देखना ज़रूरी है आपको। देखिए यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि शरीर की जूं और लीक को नष्ट करने में मदद के लिए धुले हुए कपड़ों को इस्त्री किया जाना चाहिए। बात तो सही बोल रहा है भैया, क्योंकि अगर सही तरीके से जू जो रहते हैं, आपको पता ही है, चिपके रहते हैं। आप भले से ही साबुन किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आशंका रहती है चिपके रहने का, तो फिर आप उन कपड़ों को इस्त्री करते हैं। जो भी मॉइस्चर्स नमी रहते हैं वो नष्ट हो जाता है। पहली बात तो नमी मॉइस्चर्स जो रहते हैं वो नष्ट हो जाता है। दूसरा, उनका पोर्स जो रहता है, जू लीक का पोर्स जो रहता है वो भी नष्ट हो जाता है टेम्परेचर पाकर, ठीक है। इस चीज़ का ये तो सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा बोला जा रहा है, दूसरा कथन बोला जा रहा है कि आंतरिक वस्त्रों को सप्ताह में 3 बार बदलने की सलाह दी जाती है। ये गलत हो जाएगा। सप्ताह में 3 बार मतलब आप 2 दिन वैसे ही पहनेंगे, ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। वहीं पे तीसरा वाला बोला जा रहा है कि बाहरी वस्त्रों को सप्ताह में 12 बार बदलने की सलाह दी जाती है। भैया कहीं न कहीं ये बात हमारी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत हैं। देखिए, कपड़ों की स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण। धुले हुए कपड़ों को इस्त्री करने में शरीर की जूं लीक को नष्ट किया जा सकता है। बाहरी वस्त्रों को बार बार बदलना प्रति सप्ताह लगभग 12 बार उचित होता है ताकि शरीर की स्वच्छता बनी रहे, ठीक है। विकल्प 2 में दी गई सलाह आंतरिक वस्त्र सप्ताह में 3 बार सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि आंतरिक वस्त्रों को प्रतिदिन बदलना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आयोडीन की कमी। अब ये प्रश्न आया है हिमाचल प्रदेश 2021 में, ये प्रश्न पूछा है, आयोडीन की कमी सामान्यतः किस रूप में होती है। तो भैया सभी को पता है, ग्वाइटर घेंगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और वह सूज जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है, घेंगा कहलाती है। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न मिलने से क्या होता है सर, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण बाधित होता है, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अपरिपक्व फल जो रहते हैं इनमें क्या पाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश 2021 में पूछा गया है। जो भी अपरिपक्व फल रहते हैं उनमें क्या पाया जाता है सर, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। टार्टरिक एसिड एक प्राकृतिक अम्ल है जो अपरिपक्व, जैसे कि आम हुआ, ठीक है, अंगूर हुआ, इमली हुआ आदि में पाया जाता है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ होता है जो फलों को क्या करता है, खट्टा स्वाद देता है। यह भोजन संरक्षक और पेय पदार्थों में स्वाद के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सबसे सामान्य पोषण संबंधी विकार है। वैश्विक स्तर पर ध्यान देना है, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक स्तर पर सबसे सामान्य पोषण संबंधी विकार है सर, तो आयरन की कमी से एनीमिया जो होता है यही हो जाएगा करेक्ट उत्तर आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैश्विक स्तर पर सबसे आम पोषण संबंधी विकार आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है। यह विशेषकर महिलाओं और बच्चों में पाया जाता है। आयरन की कमी से शरीर में एचबी का स्तर कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। इसलिए लक्षणों में कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना आदि शामिल होता है। ध्यान दें, आयोग ने यहाँ पे आयोडीन माना था, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। आयोडीन की कमी से उन्होंने माना था। छिपी हुई भूख या फिर हिडन हंगर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। और ये प्रश्न आया हुआ है हिमाचल प्रदेश 2021 में। वसा की कमी से, या फिर प्रोटीन की अधिकता से, या फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। बताइए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हिडन हंगर
ठीक है। हिडन हंगर का अर्थ हुआ क्या सर, शरीर को पर्याप्त कैलोरी तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन उसमें ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे क्या सर, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुए, आयरन हुए, जिंक हुए, आयोडीन हुए, ये सभी की कमी हो रही है। यह स्थिति आमतौर पर तब होती है जब आहार मात्रा में तो आप ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में, बोलते हैं ना यार हम खाते बहुत हैं, ठीक है, इतना खाते हैं, 4 रोटी खा डालते हैं, ठीक है, और इतना चावल खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, फिर भी हमारी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, हम मोटे नहीं हो रहे हैं। तो यही लक्षण है कि भैया जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, जिंक, आयोडीन, ये आप पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हो, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम अनाज से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 350। ये तो उत्तर आपको सामने दिखाई दे रहा है। ध्यान में रखना है 100 ग्राम अनाज आप ले रहे हैं तो आपको 350 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे व्याख्या दिया है, पढ़ लेना आप। भर्ती परीक्षा का नाम है, किस भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, एमपी में पूछा है, एमपी एनएम में पूछा है 2017 में ये प्रश्न, ठीक है। ये भी आसान प्रश्न है। खसरे के टीके के साथ लिया जाने वाला अनुपूरण होता है विटामिन ए। पहला डोज 1 लाख आयु दिया जाता है, दूसरा फिर उसके बाद 2 लाख। पहले डोज 1 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख तक देते हैं 5 साल तक। इस चीज़ को आपको तो पता ही होगा। टोटल मात्रा कितना दिया जाता है, 17 लाख आयु तक दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पहला डोज देते हैं 9 महीने पे, उसके बाद 6 महीने पे 2 लाख देते हैं। पहला डोज 1 लाख रहता है, ठीक है, फर्स्ट डोज 1 लाख, उसके बाद 2 लाख आप हर 6 महीने पे देते हैं 5 साल तक। तो खसरे के टीके के साथ दिया जाता है विटामिन ए। उसके पीछे रीज़न क्या है सर, विटामिन ए क्यों दिया जाता है, उसके पीछे ये रीज़न है कि WHO द्वारा खसरे के संक्रमण के दौरान विटामिन ए अनुपूरण की सिफारिश की गई, क्योंकि यह रोग की गंभीरता को कम करता है, रोग की गंभीरता को कम करता है। कौन सी रोग की, खसरे की बात कर रही है, खसरे की बात हो रही है, ठीक है, कम करता है और मृत्यु दर घटाता है। विटामिन ए रात की अंधता एवं जेरोथैल्मिया से भी रक्षा करता है। यह बच्चों की प्रतिरक्षा क्षमता को बेहतर बनाता है। ये किस भर्ती परीक्षा में आया है सर, एमपी में आया हुआ है 2017 में, एमपी में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पीएच को निष्क्रिय करने में मदद नहीं करता है, पीएच को निष्क्रिय करने में मदद नहीं करता है। तो मोस्ट ऑफ एनिमल मीट, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पहले से ही ग्रीन टिक लगा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिलहाल ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है करने में कि पहले ही उत्तर बता दिया गया है, ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। पशु स्रोतों से प्राप्त मांस शरीर में एसिडिक अपशिष्ट उत्पादक होता है, जिससे पीएच असंतुलित हो सकता है। इसके विपरीत ब्रोंकली हुआ, पालक हुआ, फल क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो पीएच को संतुलन में रखने में सहायक हैं। अधिक समय तक अगर आप एसिड खाद्य सेवन कर रहे हैं तो हड्डियों का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यह प्रश्न आया था BTSC एनएम 2024 में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। पोषण पर ध्यान देना है, पोषण पर, और इसका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा, सी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ पर। चलिए, इसमें हमने थोड़ा गलती कर दिया है कि उत्तर पहले ही बता दिया है। बाल्यावस्था में संतुलित आहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, खनिज हुआ शामिल होती हैं, जो शारीरिक विकास, मस्तिष्क विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए बाल स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माताओं व देखभालकर्ताओं को इसके बारे में शिक्षित करना होता है। ये भी प्रश्न बिहार एनएम 2024 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछा जा रहा है कि क्रूटेज-फेल्ड जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार प्रायन किसे बने होते हैं। अच्छा प्रश्न है भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, प्रोटीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन। अब ये सभी इतने डिफ़िकल्ट प्रश्न कहाँ पे आए हुए हैं, जैकब डिजीज़, तो आपको ध्यान में रखना है, ये BTSC एनएम का प्रश्न है, इतने डिफ़िकल्ट प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है, घुमा के बिल्कुल पूछा था, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला
अल्पत्ता विकार क्या है, ठीक है। अल्पत्ता विकार क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। विटामिन डी से बच्चों में जो होता है रिकेट्स होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया आपको, ठीक है। मरास्मस के बारे में हमने पढ़ा ही है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये व्याख्या है, पढ़ लेना। ये एमपीएनएम 2017 में आया हुआ था, एमपीएनएम 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ था 16 तारीख को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मानव दुग्ध का ऊर्जा मान होता है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 70 किलो कैलोरी प्रति 100 ml। अगर 100 ml दूध पी रहा है बच्चा, उसको 70 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, मानव दुग्ध का ऊर्जा मान, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न एमपीएनएम 2017 में पूछा हुआ है। कहाँ पे? एमपीएनएम 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बेरी एक ऐसी स्थिति है जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन को क्या बोलते हैं? विटामिन B2 बोलते हैं। नियासिन पता ही है, 3D के नाम से जाना जाता है। थायमिन आपको पता ही है। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन पता ही है। देखिए विटामिन विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थायमिन, ठीक है। थायमिन विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। यह मुख्यतः तंत्रिका तंत्र, हृदय और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ये प्रश्न बीटीएससी ड्रेसर अभी 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए 2017 में ये एमपीएनएम में भी ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन समूह वसा में विलय होता है? ये बीटीएससी 2024 में नहीं बताया क्या यार, बीटीएससी 2025 में ये प्रश्न ड्रेसर वाले भर्ती परीक्षा में पूछा था, ठीक है, 2025 में। और ये आया हुआ है एमपीएनएम में भी 2017 में, रिपीटेड प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन समूह वसा में विलय होता है? ठीक है, अभी बताइए। ऊपर हमने आपको बताया था क्या सर, क्या बताया था कि वसा में गिरा कीड़ा, ठीक है, वसा में गिरा कीड़ा। तो अब बताइए, वसा में ही पूछा है, KEDA किस में है? और जल में 2 विटामिन घुलनशील होते बी और सी, तो बी किस में है? इसमें है, बी करेक्ट होगा नहीं, जिसमें बी है उसको कैंसिल आउट करते जाइए। सी यहाँ पे दे दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, कीड़ा। आपको ध्यान में रखना है। देखिए किस में पूछा है, ये 2017 एमपीएनएम में ये प्रश्न आया हुआ है। एमपीएनएम के 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा उत्पन्न करने वाला खाद्य नहीं है? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है सर? आपको बताना है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट उत्तर हो जाएगा विटामिन तथा खनिज से ऊर्जा नहीं मिलता है हमको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है, वसा से देर में और देर तक बनी रहती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये तुरंत देगा लेकिन थोड़ी देर के लिए देगा, लेकिन वसा क्या करेगा, देर से देगा, बहुत देर तक रहता है ये, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन भी देता है लेकिन विटामिन और खनिज ऊर्जा नहीं देता है। और ये किस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा है? ये एमपीएनएम में पूछा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। विटामिन और खनिज शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं, लेकिन ये स्वयं ऊर्जा नहीं देते, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आज के वीडियो में लगभग 30 प्रश्न हमने देख लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें देखिए। 48 मिनट का वीडियो हुआ, क्यों मैं 30 मिनट में से ज़्यादा एक प्रश्न 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे लगभग 50 मिनट हो गए। क्यों? क्योंकि 4 मिनट शुरू के 4 से 5 मिनट मैंने आपको प्लेलिस्ट बताने में लगा दिया कि भैया प्लेलिस्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको 10 मिनट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्लेलिस्ट समझाने में समय चला गया। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने वीडियो बताया वो रिवाइज़ करते रहें। अभी आज ही शाम तक हो सकता है एक वीडियो और आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक वीडियो और अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेके आएंगे, ठीक है। लगभग आपका पोर्शन का हमने सारा प्रश्न करवा दिया है। 200-300 प्रश्न प्रीवियस ईयर 10 साल का हमने करवा दिया है पोषण विषय का। अब प्राइमरी हेल्थ, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसका सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का सारा 10 साल का प्रश्न हम करवाएंगे। और लगभग 1000 प्रश्न है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, वो भी प्रीवियस ईयर 1000 प्रश्न है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत दिन तक वो चलने वाला है, बहुत ज़्यादा वीडियो आएगी उसकी, 10 वीडियो तो आएगी ही आएगी प्राइमरी, और ये 5 दिन तक चलेगा प्राइमरी हेल्थ केयर वाला। तो आपको ध्यान में एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। हर एक
प्रश्न को नोट डाउन करते रहें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।